हेलो, नमस्कार साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे ये मौका देने के लिए कि मैं आपसे अपनी बातें शेयर कर सकूं, बात कर सकूं। हालांकि मुझे पता है कि जो मैं बोलने जा रहा हूं और जो आप सुनने जा रहे हैं, ये पूरी टॉक जो मैं अभी दूंगा, जो कुछ भी मैं कहूँगा और जो बहुत सारी टॉक्स हो रही हैं एक के बाद एक, ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ना हमारे लिए ना आपके लिए। अब इत्तेफाक है कि आप यहाँ बैठे हैं और हमें सुन रहे हैं, और मेरे लिए इत्तेफाक है कि मैं यहाँ हूँ और बोल रहा हूँ। कहीं और भी हो सकता था। 2 दिन पहले मैं कहीं एक और जगह पर कुछ बात कर रहा था, कुछ और लोग सुन रहे थे। 2 दिन बाद मैं कहीं और बोलूँगा, या शायद एक साल बाद, एक हफ्ते बाद कोई और सुनेगा। ऐसा ही आपके साथ भी है। आपके पास भी बहुत सारे मौके हैं बोलने के, सुनने के। 3-4 टॉक हो चुकी हैं, अभी और होनी है, होती रहती हैं। यूट्यूब है, वीडियो है, सुनिए। क्योंकि बहुत सारा कंफर्ट है, आराम से हम सुन सकते हैं जो मर्जी चाहें, आराम से मैं बोल सकता हूँ जो मर्जी चाहूँ। इसलिए इस टॉक की कुछ खास वैल्यू नहीं रह जाती। बड़ी मामूली सी बात है, बड़ा इजीली मतलब हम इसे पा सकते हैं, ये मौके बोलने के, सुनने के। इसलिए हम कई बार इसका महत्व नहीं जान पाते, लेकिन बहुत सारे समय पर और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा नहीं हो रहा होता, और ऐसे मौके मुश्किल हो जाते हैं कि आप जब चाहें बोल सकें और लोग जब चाहें सुन सकें। इंडिया में 1975 से लेकर 77 तक इमरजेंसी रही, और तब लोग ऐसे बोल नहीं सकते थे कि जब मर्जी वो मंच पे खड़े हो जाए माइक लेके और बोलने लगे और लोग इकट्ठे होकर सुन लें, कि जब चाहे वो आपस में संवाद कर सकें, इकट्ठे होकर मीटिंग कर सकें, बात कर सकें। करीब 21 महीने तक ऐसा रहा, और 21 महीने बहुत सारे छुटपुट प्रोटेस्ट चलते रहे, आंदोलन चलते रहे, क्योंकि मुश्किल था उस समय सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, लेकिन फिर भी लोग लगे रहे। बहुत सारे जन नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, और ये परंपरा संवाद के, डायलॉग के, स्पीचेस की खत्म हो गई थी। 21 महीने बाद जब इमरजेंसी खत्म हुई और उन नेताओं को रिहा किया गया, एक बहुत बड़ा अधिवेशन, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई रामलीला मैदान में, जिसे हम अन्ना आंदोलन के समय जान गए। तो बहुत सारे नेता वहां थे जो डेमोक्रेसी के हिमायती हुआ करते थे और उस समय के आंदोलन के महत्वपूर्ण लोग थे। उनमें से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। और मेरे ख्याल से आजाद भारत के इतिहास में जो कुछ स्पीचेस हैं जो बहुत फेमस हैं, उनमें से एक वो स्पीच है अटल जी की। तो जब अटल जी ने बोलना शुरू किया, तो जैसा कि हम जानते हैं वो कवि थे, उन्होंने शुरुआत की एक शायरी से। उन्होंने कहा, बाद मुद्दत के मिले हैं आज दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहे ये आजादी कौन जाने। तो शायद वो एक वक्त था कि उनके पास कहने सुनने को बहुत कुछ था, लेकिन मौका नहीं था कि वो कह पाए। कुछ लोग जेल में थे, कुछ लोग फरार थे, कुछ लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, पर संवाद था ही नहीं, संवाद के मौके ही नहीं थे। और उसके बाद जब वो एक दूसरे से रूबरू हो रहे थे, तमाम सारे लोग, तमाम सारे पॉलिटिशियंस, तमाम सारे लीडर्स एक साथ, तो वो एक बड़ा मौका था, एक जश्न का मौका था। तो मेरे ख्याल से ऐसे मौके आते हैं जिंदगी में जब हम महसूस कर पाते हैं कि आज़ादी क्या है। जिस एज में हम जी रहे हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत सारी आज़ादी है, और इसीलिए हम शायद इसकी कीमत उस तरह नहीं समझते जैसे समझना चाहिए। जब मैं जेल में था कुछ दिन के लिए, बहुत थोड़े से दिनों के लिए, एक रोशनदान था और उससे आकाश दिखता था, और तब मुझे समझ में आया कि आकाश को देखना कितना कीमती है, कितना महत्वपूर्ण है कि आप आकाश देख सकें। हम रोज घर में होते हैं, कई बार ऊपर देखते भी नहीं कि आसमान का क्या हो रहा है, हम समझते हैं वही था वही होगा, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती देखने की, क्योंकि है, हमें पता है। पर कभी जब हम नहीं देख पा रहे होते, तब हम महसूस कर पाते हैं कि आकाश जैसी चीज को देखना जो हमारे लिए कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको लगता है कि ये वेंटिलेटर कितना कीमती है कि जिससे हम आकाश देख पा रहे हैं, और इतना सही सही देख तो पा रहे हैं कि बाहर दुनिया क्या है, क्या हो रहा है, कैसी है। तो मुझे लगता है कि हम जिस एज में हैं, फिर भी हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हालात अच्छे हैं, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी स्थिति में है अभी भी, कि हम जो मर्जी बोल पा रहे हैं, जो मर्जी सुन पा रहे हैं। लेकिन हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं किसी को खामोश किया जा रहा है ये बता के कि वो धर्म के खिलाफ है, किसी फिल्म के खिलाफ लोग सड़क पे उतर रहे हैं, किसी किताब को रोका जा रहा है, जलाया जा रहा है, और ये आए दिन हो रहा है। कोई मुश्किल नहीं कि आने वाले कुछ सालों में हम उस हालात में पहुंच जाएं जब ऐसे टॉक्स में कुछ भी बोल पाने की इजाजत ना रह जाए, और मुझे 5 बार सोचना पड़े कि मैं किस मुद्दे पे बोल सकता हूं कि नहीं। शायद ये ऑर्गेनाइजर्स डरें और हमसे पूछें कि आप किस मुद्दे पे बोलोगे और क्या बोलोगे, हमको पूरा भेज दो, एक बार हम देख लें, तो हमारे पर मुकदमा हो जाएगा। हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो कभी भी वहां पहुंच सकते हैं, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा कि हम इस दिशा में जा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास आज कोई 7-8 लोग बोल रहे हैं, और उनमें से एक आदमी इस बारे में बोल रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, इस पर बात शुरू हो गई है। हम में से कोई पैर के बारे में नहीं बोल रहा,
हम सबके पास पैर हैं, 2 पैर हैं, पर हमको उन पैरों के बारे में कभी पता ही नहीं लगता। मैं वहां से उठा यहां आ गया, मैंने पैर को कभी नहीं सोचा कि मेरे पास पैर था। पर जिस दिन मेरा पैर टूट जाता है या खराब हो जाता है, कुछ तकलीफ होती है, उसमें दर्द होता है, तब मुझे महसूस होता है मेरे पास एक पैर था, 2 पैर थे जो अभी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और मैं आराम से चल नहीं पा रहा हूं। तो अगर हम पैर के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तकलीफ आ गई है, चीजें नॉर्मल नहीं है। तो अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में अक्सर बात करते हैं, अक्सर टीवी में डिबेट हो रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, अखबारों में खबरें आ रही हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ सोशल मीडिया पे, घरों में, यहाँ पे कोई बोल रहा है, तो मतलब चीजें एकदम सामान्य भी नहीं है। कुछ तो है जो अब नॉर्मल है, कुछ तो खतरा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे या तो आ गया है या तो हमें लगता है कि आने वाला है, तभी इसके बारे में बात हो रही है। वरना कौन बात करता है कि यहाँ ऑक्सीजन है। तो कुछ चीजें इतनी सामान्य होती हैं कि है तो है, नहीं है तो नहीं है। हम, और जब नहीं है तभी हम उनके बारे में सोचते हैं, जब तक वो है हम कभी उनके बारे में नहीं सोचते। तो अब फ्रीडम के बारे में ऐसा ही है कि जैसे कि मैं कई बार सोचता हूं कि जब हमें बात करना होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, एक्सप्रेशन को लेके, अभिव्यक्ति को लेके, तो हम कभी सीधी बात नहीं करते, हम कभी फ्रीडम के बारे में बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं सेंसरशिप को लेके कि सेंसरशिप क्यों जरूरी है, कितनी जरूरी है, कहां तक जरूरी है, कहां तक होनी चाहिए, कहां तक नहीं होनी चाहिए। हम सहज चीज के बारे में, फ्रीडम के बारे में कभी डिस्कस नहीं करते कि ये क्यों जरूरी है और जो हमारे पास है इससे हमें क्या फायदा है, और जब ये नहीं होगी तो क्या होगा। हम ऐसे सोचने से बचते हैं। तो मैंने सोचने की कोशिश की कि फ्रीडम क्यों जरूरी है, और मुझे लगा कि फ्रीडम सबसे जरूरी है, और हम सब ये मानते हैं कि फ्रीडम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब पूरी दुनिया की कानून व्यवस्था को देखें, सारे संविधान देखें, वो आपको जेल में भेज देते हैं जब कोई अपराध करते हैं आप, तो मतलब वो आपसे आपकी फ्रीडम छीनते हैं। हर देश, हर संविधान आपसे आपकी फ्रीडम छीनता है आपके अपराध करने पे। इसका मतलब आपके पास सबसे जरूरी और सबसे कीमती चीज थी फ्रीडम, जो आपसे छीन ली जाती है, आपको जेल भेज दिया जाता है, चाहे आपने कुछ भी गलत किया हो। और जेलों के अंदर भी अगर आप जानते हैं तो कई बार इसकी अलग से सजा तो नहीं होती बहुत सारे संविधान में, लेकिन हर जगह ये सजा होती है अलिखित रूप से, कि जेलों के अंदर सेल्स होती हैं जिनके अंदर अकेले एक इंसान को रखा जाता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए, एकांतवास के लिए। पहले इंडिया में उसको तन्हाई बोलते थे अंग्रेजों के जमाने में, जब वो बहुत लोकप्रिय था। एक ऐसी सेल होती है जो बहुत छोटी होती है और एक इंसान उसके अंदर बमुश्किल आ सकता है, और थोड़ी सी रोशनी उसके अंदर आती है कि वो देख सके, वो खाना खा सके, उसको बस इतना बहुत मिनिमम जो जरूरी है उतना दिखाई पड़े। यानी कि वो किसी से बात नहीं कर सकता। जेल के अंदर तो आप फिर भी कुछ लोगों के साथ होते हैं, आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर जब वो आपको ज्यादा परेशान करना चाहते हैं तो कुछ महीने के लिए, कुछ दिन के लिए आपको उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज देते हैं, जहां आप एकदम अकेले होते हैं और अपनी बात भी नहीं कह सकते, अपने दुख को, अपनी भावनाओं को किसी से व्यक्त भी नहीं कर सकते। यानी कि उस समय वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आपसे छीन लेते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ स्पीच वो सबसे कीमती चीज है, फ्रीडम से भी कीमती चीज, जो फ्रीडम के छिन जाने के बाद भी शायद हमारे पास रहती है, लेकिन जब वो छिन जाए तो शायद सब कुछ चला जाता है, जिसे फ्रीडम कह सकते हैं। और बहुत सारा सिनेमा है इस बारे में, बहुत सारी कहानियां हैं जो हम लोग देखते आए हैं कि कोई चला गया, कहीं फंस गया, उसके पास कोई नहीं है, और वो बात करने के लिए, एक फिल्म थी कास्ट अवे करके, तो वो फुटबॉल से बात करता है, उसको एक इंसान बना देता है, उससे बात करते हुए दिन गुजारता है वहां। अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है, हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में हम फ्री नहीं हैं। मान लीजिए कि मैं विश्वास नहीं करता कि, इस बात में मेरा बहुत कन्विक्शन नहीं है कि पैसे नाम की कोई चीज होनी चाहिए, मुझे पैसे कमाने पड़े तब मैं जी पाऊं, और हर किसी को पैसे की तरह देखा जाए, मुझे कपड़े पहनने हैं तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं इससे मुझे नापा जाएगा। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि मैं इस दुनिया में सर्वाइव कर रहा हूं, मैं इस दुनिया में जी रहा हूं, और दुनिया के किसी भी कोने में, तो मुझे पैसे को मानना पड़ेगा, मुझे उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा जो हम सबके लिए बनाए गए हैं, जिसपे हम सब चल रहे हैं। मैं मान लूं कि दुनिया एक है, ईश्वर ने बनाई है, हम सब एक हैं, तो ये बाउंड्रीज क्यों हैं, ये बॉर्डर्स क्यों हैं, ये सीमाएं क्यों हैं, ये पासपोर्ट क्यों है। पर मेरे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि असल में जब मुझे कहीं जाना है तो मुझे पासपोर्ट चाहिए होगा, मुझे वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी जो पूरी करनी पड़ती हैं किसी और देश जाने के लिए। तो मेरे ख्याल से हमारी फ्रीडम हमारे पास इस दुनिया में है ही नहीं, और बहुत संकीर्ण रास्ते पे, बहुत नैरो रास्ते पर हम चलते हैं, और थोड़ा बहुत इधर उधर झांक लेते हैं और उसी को फ्रीडम समझते हैं। असल में फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करती, और तब एग्जिस्ट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और तब हम लिखते हैं, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना ही रोके, क्योंकि हम ऐसा कर नहीं सकते, पर ऐसा लिख तो सकते हैं, शेयर तो कर सकते हैं। और ये शेयर करना, यकीन मानिए, केवल कुंठा मिटाना नहीं है, ये केवल मास्टरबेशन जैसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इस तरह की तमाम डिबेट से ही इस दुनिया को डार्क एज से निकाल के यहां तक पहुंचाया है। बहुत सारा फ्रिक्शन हुआ है, पहले हमेशा थॉट्स आए हैं और थॉट्स लड़े हैं, थॉट्स में एक प्रतियोगिता हुई है, वो पॉपुलर हुए हैं और धीमे धीमे वो बदले हैं,
और जिस दुनिया में हम आज जी रहे हैं ये उस दुनिया से कहीं ज्यादा अलग है जो आज के 300 साल पहले हुआ करती थी। ये आज के 10 साल बाद भी एकदम वैसी नहीं रहेगी जितनी आज है, इससे बदल चुकी होगी। और 100 साल बाद ये कहाँ होगी ये हम कतई नहीं सोच सकते। कोई नहीं सोच सकता था कि एक समय सोशल मीडिया जैसी चीज होगी। मैंने इतना पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा ही है, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे जो विज्ञान को लिखने वाले लेखक भी थे या बहुत सारे वैज्ञानिक उन्होंने ऐसी संभावना व्यक्त की होगी कि एक समय ऐसा आएगा कि हम सोशल मीडिया पे होंगे और जैसा जीवन जी रहे हैं ऐसा जीवन जी रहे होंगे। बात सिर्फ विज्ञान को लेके नहीं है, बात समाज को लेके है। तो मुझे लगता है ये थॉट प्रोसेस, ये विचारों का जो प्रवाह है ये बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कुंठा नहीं है। और ये इतना जरूरी है जितना कि आजादी। अब सवाल उठता है कैसे ये नौबत आती है कि हम आजादी को दबाने की शुरुआत कर देते हैं और एक दूसरे की बात से परेशान होने लगते हैं। ऐसा क्या है कि हमें दूसरों की बातें अच्छी नहीं लगती, हम उन्हें जेल भेजना चाहते हैं, उन्हें खामोश करना चाहते हैं और आजकल तो उन्हें गाली देना चाहते हैं, सड़क पर पकड़ के पीटना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि हम ऐसा कैसे हो जाते हैं, पर मुझे इतना पता है कि हम ऐसे ही होते हैं। क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे मम्मी डैडी फिल्मों के बहुत शौकीन थे। मैं बहुत छोटा था, अब वो अक्सर फिल्म देखने जाते थे तो मुझे भी ले जाते थे। पहले तो मेरा टिकट भी नहीं पड़ता था, मैं उनकी गोद में बैठ के देख लेता था। अब इतने छोटे बच्चे को फिल्म ज़्यादा समझ में आती नहीं है, उसको समझ में आता है कि अच्छा कुछ लोग लड़ रहे हैं, मार धाड़ हो रही है, डिसुम डिसुम वगैरह। तो आवाज़ भी पड़ती थी ना पीछे से डिसुम डिसुम की, वो भी गूंजता था सिनेमा में। तो मुझे अमिताभ बच्चन पसंद था और लेकिन मैं अमिताभ बोल नहीं पाता था, मैं तुतलाता था, मैं बोलता था किताब बच्चन। और मैं कहता था किताब बच्चन सबसे अच्छा हीरो है। अब बाकी सबको पता लग गया कि मैं ऐसे बोलता हूँ, तो वो बोलते थे नहीं किताब बच्चन सबसे अच्छा हीरो नहीं है, अच्छा हीरो आमिर खान है, अच्छा हीरो वो है, अच्छा हीरो ये है। और फिर मैं उनसे लड़ता था। एक बार मेरे एक भैया थे, कोलकाता से आए थे, मैंने उनकी नाक पे काट लिया इसी बात पे। वो मुझे चिढ़ा रहे थे क्योंकि पता था कि मैं चिढ़ूंगा, और मैंने चिढ़ के उन्हें काट लिया। पर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ और मैंने काटना बंद कर दिया क्योंकि वो समय था जब अमिताभ बच्चन बहुत हिट नहीं थे, वो लगातार फिल्में कर रहे थे। तो मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे क्लासमेट्स थे, जब मैं बड़ा था, क्लास में पढ़ रहा था, और वो सब के सब उनके बारे में कहते थे कि वो बूढ़ा हो रहा है, वो अच्छा हीरो नहीं है। फिर मुझे लगा कि मैं इनको काट नहीं सकते, इनको मार भी नहीं सकते हैं। तो मैं बड़ा हो गया, मैंने उनकी बुराई भी सुनना शुरू की। अब तो मैं खुद भी करता हूँ, जब मुझे लगता है, कई बार मुझे लगता है कि वो एक जैसे रोल करते हैं, एक जैसे गेटअप में रहते हैं, वैसी दाढ़ी वैसे ही बाल, मैं खुद बोलता हूँ। मुझे अच्छा लगा इधर उन्होंने कुछ फिल्में अच्छी की हैं जिनमें वो अलग अलग गेटअप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं बड़ा हो गया पर मुझे पता नहीं कैसे बहुत लोग बड़े नहीं हो पाए। वो अभी भी आपको काटना चाहते हैं, वो फेसबुक के रास्ते आपके पास आके आपको काटना चाहते हैं, वो सड़क पे पकड़ के आपको मारना चाहते हैं। वो कुछ छोटे कैसे रह गए? मुझे एकदम पता नहीं लगा कि मेरे साथ ऐसा क्या खास हो गया कि मैं बड़ा हो गया या आप सब बड़े हो गए। और ऐसा क्या उनके साथ हुआ जो बड़े नहीं हो पाए, जो अभी भी आपको काट लेंगे अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं है, अगर आप कुछ और कह रहे हैं, अगर आपकी राय उनसे इत्तेफाक नहीं रखती। तो बहुत जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि ये जो प्रवृत्ति है ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाने की जो आपकी बात से सहमत नहीं है, पूरी तरह गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को, किसी के विचारों को दबाना निहायत गलत है। ये तर्क आ सकता है कि ये बात हम फिल्म स्टार को लेकर कर रहे हैं, बहुत छोटी सी बात है। बात जब धर्म को लेके हो, बात जब देश को लेके हो, तब हम कहां तक सहेंगे। मुझे लगता है धर्म और देश इस दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, सबसे प्रभावी चीजें हैं, सबसे ज्यादा ऑफिसेस हैं। आप धर्म की बात करें, गली गली में उनके ऑफिस हैं। इतना तो पुलिस चौकी नहीं होता है, आपको हर गली में एक मंदिर मिलेगा, एक मस्जिद मिलेगा, उसमें एक पुजारी मिलेगा। डेली विजिटर्स हैं उनके, रोज के विजिटर हैं। मंदिर हर घर में है या मस्जिद या जो भी। हर छोटा बच्चा छोटा सा होता है, वो कानून को पालन करना बाद में सीखता है, लाल बत्ती बाद में समझता है, पहले वो हाथ जोड़ना सीख जाता है। असल में ये सबसे प्रभावी संस्थान है इस दुनिया के। और जब भी इस दुनिया के बारे में बात करेंगे तो धर्म के अलावा बात नहीं हो सकती। जब गैलीलियो ने एक समय कहा कि सूरज धरती के चारों तरफ नहीं घूमता, धरती सूरज की चारों तरफ घूमती है, तो उस समय चर्च को ठीक नहीं लगा और विज्ञान के बारे में एक पूरा कैंपेन शुरू हो गया। गैलीलियो को तो जेल भेज दिया गया, उससे कहा गया माफी मांगो, उसने माफी नहीं मांगी, जेल में चला गया, बीमार पड़ गया, काफी बीमार पड़ गया। फिर उसने माफी मांग ली कि भैया नहीं, सूरज ही घूमता है धरती के चारों तरफ, उसको रिहा किया बाद में। लेकिन वो इतना बीमार पड़ गया था कि वो बहुत दिन सर्वाइव नहीं कर सका। लेकिन गैलीलियो के उस स्ट्रगल से फायदा ये हुआ कि बहुत और लोगों ने वो स्ट्रगल जारी रखा और आखिरकार आज हम इस युग में है जहां है। आखिरकार हमारे पास सारा दुनिया हम देखते हैं कि विज्ञान पर टिकी हुई है। जैसे कल धर्म आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था, किसी बुराई की तरह देख रहा था। अंबेडकर साहब ने जब कहा कि जिनको तुम दलित कहते हो वो असल में तुम्हारे जैसे लोग हैं और उनका पूरा हक है तुम्हें छूने का, वो सब करने का जो तुम करते हो, उन्हें भी तुम्हारे शास्त्र पढ़ने का हक है, उन्हें भी लिखने का हक है, उन्हें भी तुम्हारे बगल में बैठने का हक है। तो बहुत लोगों को लगा कि ये तो मतलब बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई, बहुत सारे धार्मिक लोगों की भावनाएं आहत हुई। उनको लगा कि हमारे वेदों की वाणी, हमारे ऋषियों की बातें, हमारे पुराणों में जो लिखा है सबका अपमान है। लेकिन अंबेडकर के लिए जरूरी था वो करना। अगर अंबेडकर को वो कहने से रोक दिया गया होता तो आज भी शायद हम वैसे ही सोच रहे होते, आज भी शायद वैसे ही हो रहा होता।
लेकिन अच्छी बात है कि आज ऐसा नहीं हो रहा है। ये कम से कम उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि बहुत जल्दी ऐसा कहीं नहीं होगा। शायद इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूरी है। जब राजा राम मोहन राय ने कहा कि जो तुम ये लड़कियों को जला देते हो, पत्नियों को जला देते हो, जब उनके पति मर जाते हैं उनके साथ में, ये बहुत अमानवीय है, तो बहुत सारे धार्मिक लोगों को बुरा लगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम था, ये ट्रेडिशन था, ये चला आ रहा था। उनको लगा कि उनके धर्म का अपमान है और ये अंग्रेज लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं इनके माध्यम से। लेकिन अगर उनको रोक दिया गया होता तो कभी वो प्रथा बंद नहीं होती, आज तक लोग सती हो रहे होते। तो मेरे ख्याल से धर्म के बारे में बात करना पड़ेगा। ऐसा हमेशा हुआ है और धर्म को हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम देश की बात करते हैं कि ये आदमी देश के खिलाफ बात कर रहा है, वो आदमी देश के खिलाफ बात कर रहा है और ये एंटी नेशनल है, देशद्रोही है, पर हम भूल जाते हैं कि उस आदमी का भी देश पे उतना ही हक है जितना हमारा है। और देश असल में कागज पे बना हुआ वो नक्शा नहीं है जो हम छोटे में पढ़ा करते थे, जो एग्जाम में आता था, हम खींच देते थे ऐसे ऐसे। वो भारत नहीं है। भारत हम सब लोग हैं, इस देश के लोग हैं और सबका इस देश पे उतना ही हक है। असल में हमें समझना चाहिए कि हमें वैल्यूज के पीछे जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे हीरो हैं, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, सबके सब असल में फ्रीडम फाइटर्स हैं। और उसके बाद भी हम फ्रीडम की इज्जत नहीं करते। उसके बाद भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम ऐसे लेते हैं जैसे कोई बुरी बात है कि लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं। ये क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है? कोई सीमा होती है? हमारे सारे हीरोज फ्रीडम फाइटर्स थे। वो सिर्फ नेशनलिस्ट नहीं थे, वो कागज पे बने किसी नक्शे के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो एक वैल्यू के लिए लड़ रहे थे जिसका नाम था फ्रीडम। वो इस राइट्स के लिए, इस अधिकार के लिए लड़ रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक लड़ाई हुई थी रंगून में, जहां भारत की फौज लड़ रही थी आईएनए से, इंडियन नेशनल आर्मी से। आजाद हिंद फौज जो भारत की ओर से नहीं लड़ रही थी पर भारत की आजादी के लिए लड़ रही थी, और एक तरफ भारतीय सेना थी, यहाँ के लोग थे जो भारत के लिए लड़ रहे थे। असल में वो भारतीय गवर्नमेंट के लिए लड़ रहे थे जो अंग्रेजों की थी। तो असल में आप क्या कहेंगे कि वहां पे कौन देश के लिए लड़ रहा था और कौन सही था? तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जो लोग देश के लिए लड़ते दिखाई पड़े वो सही हों। और ज्यादा बड़ी बात है फ्रीडम, ज्यादा बड़ी बात है वैल्यूज, ज्यादा बड़ी बात है अधिकार। कई बार देश को गुमराह किया जा सकता है, देश शब्द का प्रयोग गलत तरीके से हो सकता है, और कई बार हमें सिर्फ आस्था में नहीं बहना चाहिए। अगर हम सिर्फ आस्थाओं पर ध्यान देंगे और अंधी देशभक्ति की बात करेंगे तो हिटलर की देशभक्ति में और गांधी की देशभक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, और फिर हमको लगेगा कि हिटलर ही सबसे बड़ा देशभक्त है। लेकिन असल में सच नहीं है कि देशभक्ति या नेशनलिज्म सिर्फ और सिर्फ एक तरफ नहीं सोचा जा सकता। उसमें ह्यूमैनिटी का होना, तर्कों का होना, राइट्स का होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। कोई सरकार नियम नहीं बदल सकती, कोई सरकार कुछ नियम नहीं बना सकती। हम सबको समझना पड़ेगा, हम सबको समझदार होना पड़ेगा कि हम किसी को काटे ना, और जो लोग काट रहे हैं उनको डिस्करेज करें। बहुत बार लोग बोलते हैं कि इतनी फिल्में आती हैं, क्या होगा अगर एक फिल्म नहीं आएगी, क्या होगा अगर एक किताब बैन हो जाएगी। लेकिन कई बार वो जो आवाज़ जिसे आप बैन कर रहे हैं वो अम्बेडकर की हो सकती है, वो गैलीलियो की हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, मलाला की हो सकती है। इसलिए हमें सारे विचारों को आगे आने देना चाहिए, क्योंकि दुनिया बदलती आई है, यही इसकी खूबसूरती है। हम बात करते हैं ये बात हमारी संस्कृति के खिलाफ है। संस्कृति का मतलब इतिहास नहीं होता, संस्कृति का मतलब कल्चर होता है, जो कुछ चल रहा है, जो कुछ चलता आया है, जो कुछ आज तक है। और कल्चर हमेशा बदलता आया है, कल्चर हर पल बदलता है। जब हमारे बच्चे इतने बड़े होंगे जितने बड़े हम हैं तो कल्चर बदल चुका होगा, वो पूरी तरह कुछ और होगा। और इससे बदलते रहने वाली चीज का, जिसमें नई धाराएं, नए विचार मिलते रहते हैं और एक नई धारा बनती रहती है, उसी का नाम कल्चर है। कल्चर किताबों में लिखा इतिहास नहीं है, जिस पे हमेशा गर्व करते आए हैं, गर्व करने की कोशिश करते आए हैं। बच्चों की तरह व्यवहार करते आए हैं कि मेरे घर के खिलाफ कुछ मत बोलना, मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ मत बोलना, सबसे अच्छे मम्मी पापा मेरे, सबसे अच्छा घर मेरा, मेरा घर सबसे सुंदर, सबसे बड़ा, मेरे पापा की गाड़ी सबसे अच्छी है, उससे अच्छा कोई गाड़ी नहीं, लाल रंग की गाड़ी सबसे अच्छी होती है। वो मत बनिए, बड़े होना होगा।